देखिए आपका चल रहा था जो सीपीसी में आपका इधर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जो पढ़ाया जा रहा है भाई, फिर आपका एक बार दोहरा दिया जाए। आपका सेक्शन 15 से लेकर और 25 तक प्लेस ऑफ सुइंग यानी कि वाद दायर करने का स्थान बताया गया। ये भी पूछा गया है कहाँ से कहाँ तक, तो 15 से लेकर आपका 25। फिर एक बार एक एक मिनट धाराओं को कम से कम रटिए। धारा 15 कहती है कि प्रत्येक वाद सक्षम न्यायालय में ही होगा, लेकिन वह सक्षम न्यायालय तो हो, लेकिन सबसे निम्न श्रेणी का न्यायालय हो, लोवेस्ट कैटेगरी का कोर्ट हो। इसके बाद धारा 16, 17, 18 आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति से संबंधित वाद के दायर करने के स्थान को बताती है। तो धारा 16 में 6 पॉइंट हैं, जिसमें कि छठवां पॉइंट अचल संपत्ति से न होकर चल संपत्ति से। इसके बाद धारा 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारता में संपत्ति हैं, तो आप सभी जगह मुकदमा न करके एक जगह भी मुकदमा कर सकते हैं। तो 17 का भी उद्देश्य है कि वादों की बाहुल्यता को रोका जाए, यानी कि वादों की भरमार को रोका जाए। एक वसीयत का उदाहरण मैंने बताया था कि कई जगह प्रॉपर्टी पाया है तो एक जगह भी मुकदमा कर सकता है। 18 पिछली बार ही पूछा गया था कि अगर न्यायालय की अधिकारता अनिश्चित है, यानी कि बॉर्डर का मामला है, तब क्या होगा। तो उन अनिश्चितताओं में से कोई भी न्यायालय मुकदमे को स्वीकार करे, अनिश्चितता पर विचार करे, फिर आपका उसे लगता है कि हमें अधिकारता है तो कारण लिखे और कारण लिखकर सुनवाई करके फैसला दे, तो वह फैसला वैध होगा। पिछली बार जे में आया था आपका सेक्शन 18। 19 से भी लगातार क्वेश्चन बनता है। अगर शरीर के प्रति कोई दोष किया गया है, यानी कि बॉडी के प्रति कोई रांग किया गया है, यहाँ रांग मतलब अपकृत किया गया है, या चल संपत्ति के प्रति अपकृत किया गया है, तो 2 पॉइंट याद रखिए। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रति कोई रांग किया गया है और आप चाहते हैं कि कंपनसेशन वसूल लें, तो सेक्शन 19 लागू होगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति है और उसको नुकसान पहुंचाया गया है और आप चाहते हैं कि मुआवजा वसूल लें, तो सेक्शन 16 लागू होगा। याद रखिएगा, पूछ सकता है। अचल संपत्ति में 16 मुआवजा के लिए, और चल में कौन सा सेक्शन है आपका 19। तो 19 में कहाँ मुकदमा होगा, ये भी खूब पूछा जाता है। दोनों उदाहरण याद रखिएगा 19 का। जहाँ दोष किया गया वहाँ मुकदमा किया जा सकता है, जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। स्वयं पर भी मैंने अधिवक्ता साहब का उदाहरण बताया और एक उदाहरण मैं बताया हूँ। इसके बाद धारा 20 बीएचएस में इसके पहले वाले में पूछी गई थी, रिजुडियरी सेक्शन कौन है वाद दायर करने के स्थान के बारे में, आपका 20 है। और अवशिष्ट वाद कहाँ दायर होंगे, 20 के तहत स्थान, यानी कि जो मुकदमे न तो 16 में आ रहे हों, न 17 में, न 18 में, न 19 में, लेकिन सिविल वाद उसके लिए दायर किया जा सकता है। तो किस प्लेस के न्यायालय में आप सूट फाइल करेंगे, इसका निर्धारण किस धारा से होगा, आपका 20 से बताया भी गया था। इसके बाद आपका 21 में ऑब्जेक्शन किया जाता है, आपत्ति। उत्तराखंड तो 2-3 बार रिपीट किया है कि न्यायालयों की अधिकारता पर आपत्ति किस सेक्शन के तहत प्रावधान है, तो 21। आपका कितने माने विषयों पर आपत्ति, 3। एक आपका धन संबंधी अधिकारता यानी कि मोनेटरी जुडिक्शन, दूसरा टेरिटोरियल और तीसरा एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन। तो कौन इसमें शामिल नहीं है, तो मैं बताया था विषय वस्तु।
यानी कि विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर याद रखिए, अंदर जाकर यूपी में पूछा गया है कि धन संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति आप करना चाहते हैं तो कब तक कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर, और जहां फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य बनते हैं वहां विवादक तथ्य के निर्माण के समय या उसके पूर्व। भाई याद रखिए, क्योंकि निष्पादन कार्यवाही में विवादक तथ्य बनते नहीं, उसमें तो डिक्री या आदेश को लागू कराया जाता है। तो उसमें जो आपको लिखना है, क्या हो देखिए भाई, उसमें जो आपको लिखना है सर्वप्रथम अवसर पर ही लिखना है, क्योंकि विवादक तथ्य नहीं बनते। इसके बाद 21A भी याद रखना है कि स्थान संबंधी अधिकारिता को लेकर आप नया वाद नहीं दायर करेंगे। भले अपील में आपत्ति करिए, रिवीजन में आपत्ति करिए, लेकिन नया वाद दायर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। इसके बाद सेक्शन 22 बताया गया कि अगर दो या दो से अधिक न्यायालयों में कोई मुकदमा दायर किया जा सकता था और कोई व्यक्ति चाहता यानी कि प्रतिवादी चाहता है कि हमारा मुकदमा इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जाए जहां की वह दायर किया जा सकता था, तो वह एप्लीकेशन दे सकता है और मांग कर सकता है। 22-23 ये कहती है आपका कि एप्लीकेशन किस न्यायालय में दिया जाएगा। तो 22 की पूरक धारा 23 है, यानी कि 22 की सप्लीमेंट्री 23 है, क्योंकि 23 केवल और केवल किस धारा के लिए बनी है, 22। तो कहाँ मुकदमा दायर किया जाएगा, यही आपका बताया जा रहा था। और सतर्क रहिएगा, अगर दोनों अधीनस्थ न्यायालय एक ही अपील न्यायालय, अपील था ना पहले, अपील न्यायालय के सबॉर्डिनेट हैं, अधीनस्थ हैं, तो उस अपील न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमा अंतरित करने की मांग की जाएगी। अगर एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है लेकिन एक ही हाई कोर्ट के अंडर में है, तो कहाँ एप्लीकेशन दिया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए, हाई कोर्ट। और भिन्न भिन्न हाई कोर्टों के अधीनस्थ है वह न्यायालय, तो जिस हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय में सब मुकदमा दायर किया गया है, तो उसी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाएगा कि हमारा मुकदमा इस राज्य से दूसरे राज्य में क्या किया जाए, ट्रांसफ़र। ये सेम जो नियम है आपका सीआरपीसी में है भाई, उसको जोड़ लीजिए तो। हाँ, नहीं नहीं, वो 24 से आएगा आपका 186 निकालिए, देखिए मैं बता रहा हूँ। जो ये नियम है आपका दो या दो से अधिक न्यायालय, वो जो अभी हम बताएंगे 24, तो उसको क्लियर करेंगे। आप जो बता रहे हैं वो आपका 24 और 25 में अभी 2 मिनट बाद शुरू होगा। अभी पहले 186 निकालिए भाई, क्योंकि अब जब समस्या उत्पन्न हो गई है तो अच्छे से इसको बता दिया जाए। फिर एक बार देखिए आपका 186 आपका 186 सीआरपीसी। फिर एक बार भाई सीपीसी एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब जैसे ही हल्का सा कंफ्यूजन हो तो उसका उपाय यह है कि दोबारा उसको बताया जाए। धारा 22 तब लागू होगी जबकि कई न्यायालयों में मुकदमा दायर करने का वादी का अधिकार था और उसमें से किसी एक में वादी ने मुकदमा दायर किया और डिफेंडेंट या प्रतिवादी चाह रहा है कि जहां दूसरे न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता था उस न्यायालय में मामला क्या कराया जाए, ट्रांसफ़र। यानी कि जहां ट्रांसफ़र की मांग की जा रही है वह न्यायालय भी उस मुकदमे को स्वीकार करने के लिए क्या था, सक्षम। तो सेक्शन 22 लागू होगी
दायरा इसका सीमित है। अब किस न्यायालय में एप्लीकेशन देंगे कि हमारा मामला ट्रांसफ़र किया जाए, इसका निर्धारण आपका 23 से होगा। सेम आपका लगभग नियम सीआरपीसी की धारा 186 में भी दिया गया है और काफ़ी पूछा भी जाता है। अब 86 देखिए, 186 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा, यानी कि जिसमें मुकदमा चलेगा। देखिए, जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान ले लेते हैं तो हल्का सा भिन्न मामला जरूर है। फिर एक बार देखिए, सीपीसी की धारा 22 तब लागू होगी जब एक न्यायालय में मुकदमा किया गया है, दूसरे में अभी किया नहीं गया और आप चाहते हैं कि दूसरे न्यायालय में क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर। लेकिन सीआरपीसी की धारा 186 तब लागू होगी जब दो या अधिक न्यायालयों को अधिकारता थी और दोनों न्यायालयों ने मुकदमा शुरू कर दिया। तो भाई, जब अभियुक्त एक अपराध किया है तो उस अपराध के लिए 20 जगह मुकदमा चलेगा कि केवल एक जगह? और मान लीजिए 20 न्यायालय मुकदमा शुरू कर दिए, अपराध एक ही है तो एक जगह ही मुकदमा चलना चाहिए। तो कहाँ मुकदमा एक जगह चलेगा, इसका निर्धारण कौन किस धारा से होगा? तो 186 से। बहुत पूछा जाता है। देखिए नियम क्या है। यदि वे दोनों न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो आइए एक उदाहरण सीआर क्रिमिनल मामलों में देखिए। मान लीजिए ए ने एक उदाहरण देखिए, ए ने अपराध किया चोरी का। ध्यान से एक बार समझिए भाई, ये प्रयागराज में चोरी का अपराध करता है और चोरी का माल बरामद होता है बनारस में। तो सीआरपीसी ये कहती है कि जहां अपराध किया गया और जहां अपराध की संपत्ति रिकवर हुई, बरामद हुई, इन दोनों न्यायालयों को ए के विरुद्ध चोरी का मुकदमा चलाने का हक होगा। तो मान लीजिए कि प्रयागराज के न्यायालय में भी मुकदमा ए के खिलाफ शुरू हो गया और बनारस के भी न्यायालय में शुरू हो गया, तो एक ही अपराध के लिए दो जगह मुकदमा नहीं चलेगा। तो अब यहाँ 186 पूरी तरह लागू होगी। मुकदमा कहाँ चलेगा? तो पहला नियम ये देखना है कि प्रयागराज और बनारस के न्यायालय क्या एक ही उच्च न्यायालय के सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ हैं? तो बताइए ये किस हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं दोनों? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि मुकदमा प्रयागराज में चलेगा कि बनारस। तो अब सीधे भाषा में देखिए, लीगल भाषा में, यदि दोनों अधीनस्थ न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो वह उच्च न्यायालय यह डिसाइड करेगा कि दो या दो से अधिक न्यायालयों में से मुकदमा किस न्यायालय में चले। तो इस उदाहरण में कौन निर्धारित करेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब दूसरा उदाहरण देखिए, बस एक पॉइंट बचा है। यदि ए ने चोरी किया और चोरी का माल बरामद होता है सतना में, तो सतना के भी जिला माने वहां के, आइए बैठिए बैठिए इधर बैठिए पीछे। तो सतना के भी न्यायालय को अधिकार है क्योंकि वहां चोरी का माल बरामद हुआ है, और प्रयागराज के भी न्यायालय को अधिकार है क्योंकि यहाँ क्या हुई है? चोरी। तो ऐसी दशा में अब प्रयागराज का न्यायालय तो भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीनस्थ है और सतना का न्यायालय किस हाई कोर्ट के? एमपी हाई कोर्ट। तो अब किस उच्च न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा कि मुकदमा का ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि मुकदमा दो जगह नहीं कितनी जगह चलेगा एक अपराध के लिए? एक जगह। तो एक ही लाइन याद रखिएगा,
जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में सबसे पहले कार्यवाही शुरू की गई थी वहीं उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। तो मान लीजिए प्रयागराज में 1 जनवरी को मुकदमा शुरू हो गया और सतना में 2 जनवरी को, तो कौन हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्रयागराज में ये मुकदमा चलेगा कि सतना में? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट या तो कहे कि प्रयागराज में चलेगा सतना में नहीं, या आपका क्या कह दे कि प्रयागराज में नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा? यानी कि किस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में आपका सबसे पहले मुकदमा शुरू हुआ था वहीं उच्च न्यायालय इसका निर्धारण करेगा। तो इस प्रकार आपका 23 भी पूरी तरह समाप्त हो गई। अब आइए आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए आपका जो पढ़ना है 24 पढ़ना है आपका सीपीसी की धारा 24, इसी के साथ आपका जो पढ़ना है सीआरपीसी की धारा 407 भी और 408 भी, इसी के साथ संविधान, नहीं आपका हाई कोर्ट है ना, इसी के साथ संविधान का अनुच्छेद आपका 228। अब देखिए आपका 24 की विशेषता पहले देखिए भाई, तब आपका शुरू किया जाए। देखिए आपका जहां तक सेक्शन 24 की बात है, 24 में आपका जिला न्यायालय अर्थात डीजे का न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जज का न्यायालय भी अंतरण करता है मामलों का, और उच्च न्यायालय भी करता है। तो पहला आपका क्वेश्चन आ गया कि सेक्शन 24 में कौन मामलों सिविल मामलों का अंतरण करने में सक्षम है? दे देगा जिला न्यायालय, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा ऑप्शन देगा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइएगा क्योंकि जिला जज भी हैं और कौन है आपका हाई कोर्ट। अब तुरंत आपका जिला जज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर सकता है? तो अपने जिले में। भाई एक जज से अपने जिले में किसको दे दे? दूसरे को। और हाई कोर्ट कहाँ ट्रांसफर कर सकता है? एक जिले से दूसरे जिले में, लेकिन अपने अधिकारिता में, एमपी में नहीं, उत्तराखंड पटना में नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के एक जिले से कोई सिविल मामला कहाँ अंतरित कर सकता है? दूसरे जिले में, उत्तर प्रदेश में ही, बाहर नहीं। बाहर कराना है तो एक ही सक्षम है, सुप्रीम कोर्ट। और कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर के लिए हाई कोर्ट सक्षम नहीं है। ये अगली धारा में बताया जाएगा 25 में। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरण 25 में। अब आइए थोड़ा 22 से पहले कोरिलेट करिए। सेक्शन 22 एक सीमित दायरा रखता है, क्योंकि 22 ये बताता है कि जहां मुकदमा चल रहा था और जहां आप अंतरित कराना चाहते हैं, दोनों न्यायालयों को उस मुकदमे पर सुनवाई करने का अधिकार था। लेकिन 24 में इससे कोई मतलब नहीं है। 24 एक सामान्य नियम बताता है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घोर अन्याय को रोकने के लिए उच्च न्यायालय चाहें तो एक जिले से मामला कहाँ ट्रांसफर कर सकता है? दूसरे जिले में, भले वहाँ वह मुकदमा दायर न किया जा सकता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और जिला जज क्या कर सकते हैं अपने जिले में? एक न्यायाधीश से कहाँ दे सकते हैं? दूसरे जिले में नहीं भेज सकते। आपका दूसरे जिले में केवल कौन भेज सकता है? तो आपका हाई कोर्ट। अब आइए पहले को रिलेट कर लिया जाए तब 24 शुरू किया जाए भाई। चूंकि धारा 24 में आपका दो न्यायालय आ गए, एक तो हाई कोर्ट आ गया और दूसरा कौन सा? जिला जज का न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जज। तो ऐसी दशा में आपका पहले उच्च न्यायालय को देखा जाए
क्या उच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों को भी ट्रांसफर करने की शक्ति प्राप्त है कि नहीं? क्योंकि सीपीसी में तो केवल कौन मामले आएंगे? सिविल। तो क्या उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों को भी एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर सकता है? और ये सीपीसी से गवर्न नहीं होगा, ये सीआरपीसी की किस धारा से गवर्न होगा? तो सीआरपीसी की धारा 407। उच्च न्यायालय को संविधान के तहत भी आज आ ही जाएगा, वो भी अनुच्छेद हो सकता है आ ही जाए। उच्च न्यायालय को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी आपका मामले को अपने पास मंगाने या एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि उच्च न्यायालय केवल सीपीसी सीआरपीसी में ही अधिकारता नहीं रखता, संविधान से भी गवर्न होता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक जिले से दूसरे जिले में कोई भी मामला ट्रांसफर कर सकता है, अंतरित कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद मारेंगे? 228। तो देखिए फिर से एक बार, सिविल मामलों का एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर तो सीपीसी की धारा 24। क्रिमिनल मामलों का एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर तो सीआरपीसी की धारा 407। और आपका संविधान के तहत भी ये पावर मिला हुआ है हाई कोर्ट को, किस अनुच्छेद में? 228। अब आइए, चूंकि जिला जज भी है तो आपराधिक मामलों में जिला जज न कह के कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाता है, यानी कि सत्र न्यायालय। तो अब सिविल में जिला जज और आपराधिक में कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन अपने ही जिले में एक न्यायाधीश या एक मजिस्ट्रेट से वह मामला किसको दे सकता है? दूसरे मजिस्ट्रेट या दूसरे न्यायाधीश को। तो सत्र न्यायालय मामलों को ट्रांसफर करता है। एक सेकंड भाई, सेक्शन गलत ना होना, नहीं देख ले रहे हैं भाई, हल्का सा कंफ्यूजन हो तो उसको देख लेना चाहिए। ठीक है भाई, 408 है। 408 नहीं, हल्का सा संदेह तो भाई बेरेक्ट है, क्योंकि गलत एक बार चला जाएगा तो गलत ही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि संदेह हो तो एक बार देख लिया जाए। तो तीनों अब याद रखे, सत्य न्यायालय। अब आइए 24 शुरू किया जाए, लगभग कोरिलेशन समाप्त हो गया। अब आप धारा 24 निकाल लीजिए और अंतरण कराइए। वैसे प्री के लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन एक बार सतर्कता बरतते हुए एक बार आपका बेरेक्ट बता दिया जाए। वैसे प्री में केवल और केवल मैं बता दूं, इतना से आपका काम चल जाएगा। देखिए भाई, आपका अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर और प्रत्याहरण, प्रत्याहरण माने न आए तो लिखिए रिवोक, रिवोक माने वापस लेना, उसको लिख लीजिए। तो केवल मुकदमों का ट्रांसफर ही नहीं है, उच्च न्यायालय और जिला जज अपने पास मुकदमे क्या कर सकते हैं? वापस भी ले सकते हैं, मंगा भी सकते हैं। कि लाइए हम ही देखेंगे, अपने पास दोनों पावर हैं। देखिए अब एक बेर है। पहला खंड देखिए, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनवाई के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रक्रम में, यानी कि भले आपको न मने ये आए, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। पहला क्वेश्चन ये निकला कि कौन न्यायालय सक्षम है
ट्रांसफ़र करने या रिवोक या अपने पास मामला वापस मंगाने के लिए दो। कौन कौन? उच्च न्यायालय, और दूसरा कौन है? जिला जज का न्यायालय। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय या जिला जज मामलों का अंतरण करता है तो पहला ऑप्शन दे देगा पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर, दूसरा देगा सुमोटो या स्वप्रेरणा या अपने ज्ञान या अपनी इच्छा से स्वयं के ज्ञान पर, और तीसरा दे देगा दोनों, इनमें से कोई नहीं तो दोनों मारिएगा। मैं फिर बता दूं, यानी कि ये न्यायालय या तो अपनी इच्छा से बिना किसी के एप्लीकेशन पर, या किसी ने एप्लीकेशन दिया है कि ये मामला ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दोनों दशाओं में मामले को क्या कर सकते हैं? अंतरण। तो दो क्वेश्चन हमने निकाला, इसको सतर्क रहेगा, पूछा जा चुका है। स्वप्रेरणा पर भी कर सकता है, अपनी इच्छा पर, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, या एप्लीकेशन पर। आगे देखिए, ऐसे किसी वाद या अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम हो। तो पहले ये लोग क्या कर सकते हैं? तो पहला नियम ये मिला कि अगर हाई कोर्ट के पास कोई मुकदमा लंबित है, कोई अपील लंबित है या अन्य कार्यवाही लंबित है, तो दायरा सीमित हो गया कि व्यापक। केवल वाद में ये नियम लागू होगा कि अपील की रिवीजन की सभी में, अन्य कार्रवाई मतलब पुनरीक्षण भी जोड़ लीजिएगा। फिर एक एक शब्दों को पकड़िए। आखिर दायरा व्यापक है कि सीमित है? इस धारा का व्यापक, क्योंकि मुकदमा किया गया है उसमें भी लागू होगा, अपील किया गया उसमें भी, और अन्य कार्यवाही यानी कि रिवीजन या पुनरीक्षण इत्यादि में भी। क्या कर सकते हैं ये लोग? इनके पास जो मुकदमा चल रहा है अपने नीचे के किसी सक्षम न्यायालय को भेज देंगे कि आप ही इसमें सुनवाई करके क्या सुनाइए फैसला। तो हाई कोर्ट में कोई वाद चल रहा है, कोई अपील चल रही है, तो क्या वह जिला जज को भेज सकता है कि नहीं? अगर जिला जज सक्षम है उस अपील को सुनने में तो भेज सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, और कह सकता है कि आप ही इस मामले को क्या करिए देखिए। और जिला जज है तो अपने नीचे के न्यायाधीशों को। अगला देखिए दूसरा, अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा। अब प्रत्याहरण मतलब रिवोक कर सकेगा, यानी कि अगर निचले न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, अपील चल रही है, तो अपने यहाँ क्या कर सकता है? तो कौन मंगा सकते हैं? दोनों न्यायालय। कौन कौन? हाई कोर्ट भी और जिला जज। उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा, यानी कि मंगा के अगर जिला जज या हाई कोर्ट चाहें तो स्वयं सुनवाई कर ले और स्वयं उस पर क्या दे दे? फैसला। भाई निपटारा करना मतलब क्या? स्वयं सुनवाई करके क्या कर दे? स्वयं फैसला दे दे। अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए ट्रांसफ़र कर सकेगा जो उसका विचारण करने या निपटारे के लिए सक्षम है। फिर आपका कहा गया है विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्याहरण कर सकेगा जहां से वह मंगाया था। यानी कि मान लीजिए प्रयागराज का जिला जज का में कोई मुकदमा चल रहा था जिला जज के यहाँ, हाई कोर्ट ने मंगा लिया, तो क्या हाई कोर्ट पुनः जिला जज को भेज सकता है कि नहीं? भेज सकता है। ये अंतिम खंड कहता है कि जहां से मंगाया था पुनः वहीं क्या करे? भेज दे, और वह न्यायालय अपना मुकदमा सुनकर क्या करे? फैसला दे। इसके बाद आपका अगले पॉइंटों को नहीं पढ़ा जाता है, वो छोड़ दीजिए। इसके बाद आइए धारा 25। 25 में पढ़ा जाता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। धारा 25 निकाल लीजिए भाई। जहाँ तक सेक्शन 25 की बात है
25 से भी आपका फिर बताया जाए एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। जब भी धारा 25 पढ़िए, मैं फिर बता दूं, इसी के साथ आपका सीआरपीसी की धारा 406 पढ़ेंगे और संविधान का अनुच्छेद 139 ए। और एक इनहेरेंट पावर में तो कुछ भी कर सकता है। वो कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? वो तो हमेशा लागू होगा, वो कहाँ भागेगा। तो भले छोड़ दीजिए न पढ़िए, लेकिन वो लागू होता रहेगा। कहीं कोई प्रावधान ना हो तो इनहेरेंट पावर है ही, कुछ भी कर सकता है। तो आइए देखा जाए फिर एक बार, ये छोड़ दीजिए, तीन ही नियम बनाइए। अब यहाँ जो आपको देखना है, सतर्क होकर समझना है, और एक क्वेश्चन आपका बनता है, और इसी के साथ कुछ धाराएं भी मैं कोरिलेट करूंगा। लेकिन आपका देखिए उच्च, अब कैसे एमपी में बना, कैसे उत्तराखंड में क्वेश्चन बना। पहले शुरुआती दौर में यूपी में भी बना है पिछली बार। उच्चतम न्यायालय सीआरपीसी की किस धारा के तहत मामलों का ट्रांसफर करता है, ये पिछली बार बना है। सीपीसी में भी बनता है, संविधान में भी। अच्छे से तीनों जानिए, तब हम डिटेल में बताएंगे। देखिए, अगर कोई सिविल मामला है तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सीपीसी की धारा आपका 25 के तहत उस मामला, अपील या कार्यवाही को अंतरित कर सकता है। तो आपका एमपी और उत्तराखंड ने बनाया कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर सकता है। तो देखिए कहाँ से कहाँ, एक उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं? उच्चतम न्यायालय कर सकता है। यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं, इसमें सभी लोग कर ले जाएंगे। लेकिन जो दूसरा नियम है वही गलती होती है। एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को, यानी कि आपका प्रयागराज से, और छपरा ही बनाया जाए, छपरा को, यानी कि बिहार में। तो क्या प्रयागराज के जिला न्यायालय से में कोई मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे को उच्चतम न्यायालय बिहार के किसी जिले, यानी कि छपरा के जिला न्यायालय को अंतरित कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और यही आपका कई लोग नहीं जानते, और यही गलती होगी। बंद हो गया क्या? आ गया। देखिए फिर आपका भाई, यही गलती होती है, इसी को सुधारना है। जो छोटी छोटी गलतियां सीपीसी में होती हैं, और इस बार बहुत डिटेल में चल रहा है। प्रयास ये करिए कि सीपीसी में जो 15 क्वेश्चन आते हैं पहले, उसमें आपका 13 या 14 तक अब सही हो। पहले 7-8 से 8 सही होता था। अब इस बार डिटेल में चल रहा है। ये कोई नहीं कह सकता कि सर ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए। आपका बचा ही क्या है, ये आते आते तब तक निपट जाएगा। तो फिर एक बार देखिए, यही टेक्निकल क्वेश्चन जो नए लोग हैं यही गलतियां कर रहे हैं, और इसी गलतियों के कारण 1-2 नंबर से अभी रुक जा रहा है। तो भाई अगली बार न रुके, आपका पूरा प्रयास करिए। आगे देखिए, तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, पहले कंसेप्ट बनाइए तीनों का। तो उच्चतम न्यायालय एक हाई कोर्ट से कोई सिविल वाद या अपील या कार्यवाही को कहाँ ट्रांसफर कर सकता है? दूसरे उच्च न्यायालय को। फिर आपका दूसरा क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कि एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से वह मामला अपील दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता है। अधीनस्थ मतलब कि प्रयागराज के जिला जज से कहाँ मामला भेज सकता है? छपरा के जिला जज को। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है सिविल मामलों में किस
धारा के तहत सीपीसी के 25। यही पावर आपराधिक मामलों में भी है और आपराधिक मामलों में भी सेम नियम लागू होगा, लेकिन आपका कानून चेंज होगा, धारा चेंज होगी। तो कानून कौन सा लागू होगा? आपका सीआरपीसी। और कौन सी धारा बताएगी? 406। तो 406 ये बताती हैं कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से कहाँ? दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ। रट कर जाइए। और 139 ए आइए, ये खूब पूछा जाता है भाई। ये अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेट में 2 बार से ये रिपीट कर रहा था क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत मामलों का अंतरण करता है? तो 139 ए या क, अनुच्छेद 139 क। कहाँ से कहाँ भेज सकता है? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट। एक कई हाई कोर्टों में मामला एक ही चल रहा है तो अपने यहाँ मंगा सकता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है। एक हाई कोर्ट से कहाँ भेज दे? दूसरे। और मामला किसी हाई कोर्ट में, एक ही मामला कई हाई कोर्ट में चल रहा है तो अपने यहाँ मंगा के क्या कर सकता है उच्चतम न्यायालय? सुनवाई। लेकिन एक लोअर कोर्ट से दूसरे लोअर कोर्ट को भेजने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रावधान आपका सीपीसी और कहाँ है? सीआरपीसी। तो आप देखिए, अगर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो स्व प्रेरणा से भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अब आपका सेक्शन आपका 25 शुरू किया जाए, फिर आपका सीआरपीसी की धारा 406। अभी रकम में आएंगे तब रकम भी बतानी है। 25 में पूछा जाता है, देखिए क्या करके भाई। वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 5 खंड दिए गए हैं, कई खंडों को देखिए। किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनके सुनने के पश्चात यदि उच्चतम न्यायालय का किसी भी प्रकरण पर समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए, यानी कि जस्टिस की प्राप्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना उचित होगा, तो वह निर्देश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई वाद, अपील या कार्यवाही अंतरित कर दी जाए। तो पहला आपका 24 से थोड़ा कोरिलेट करिए। धारा 24 के तहत आपका उच्च न्यायालय या जिला जज कब अंतरित करता था किसी पक्षकार के आवेदन पर कि स्वप्रेरणा से कि दोनों? तो आपका क्या जवाब रहेगा? दोनों। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे अंतरित करेगा? यानी कि स्वप्रेरणा से करेगा कि आपका आवेदन पर करेगा कि दोनों? तो स्वप्रेरणा मार दीजिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है। केवल किस पर? अब आइए, अब सुप्रीम कोर्ट कोई वाद, अपील या कार्यवाही कहां से कहां अंतरित कर सकता? अभी मैं बताया, एक हाई कोर्ट से कहां? या एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से कहां? दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ। क्यों करेगा? ताकि जस्टिस विफल न हो, न्याय की हत्या न हो, घोर अन्याय को क्या किया जाए। और न्याय की हत्या को रोकने के लिए ही आपका अनुच्छेद 136 भी बना है, 142 भी बना है कि न्याय हो और न्याय की हत्या क्या किया जाए? रोका जाए। अगला देखिए खंड 2। इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा और उसके सपोर्ट में एक एफिडेविट लगाया जाएगा, यानी कि शपथ पत्र भी लगाइए। वह न्यायालय जिसको ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अंतरित की गई है
अंतरण आदेश में दिए गए आपका निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेगा, उसका पुनः विचारण कर सकेगा, या जहां तक विचारण हुआ था वहीं से आगे कार्यवाही क्या कर सकेगा, शुरू। अब जो भी करे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का क्या करते हुए पालन। चौथा देखिए, इस धारा के अधीन आवेदन को, चौथा ये आपका पूछा जाता है मुख्य रूप से, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास दिया गया है वह तुच्छ था या केवल तंग करने वाला है, तो वह आवेदन को खारिज कर देगा और खारिज करके जो आवेदन किया था उस पर प्रतिकर लगा देगा। और वहीं आपका प्रतिकर देखना है, यहीं पूछा जाता है कितना प्रतिकर लगा देगा, और जो आवेदन का विरोध किया था उसको ये प्रतिकर दिलवाया जाए। फिर एक बार देखिए, रकम बहुत पूछी जाती है, सतर्क रहना है। रकम, एक उदाहरण देखिए भाई, इतना स्पीड में है, ध्यान से आपका देखिए। ये एक व्यक्ति हैं जो उच्चतम न्यायालय में सेक्शन 25 के तहत एक एप्लीकेशन देता है कि हजूर हमारा मुकदमा प्रयागराज से सतना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। दे सकता है भाई, क्योंकि अधीनस्थ से भी अधीनस्थ को क्या किया जा सकता है, भेजा सकता है। अब न्याय सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि ए ने जो एप्लीकेशन दिया है ये बहुत तुच्छ प्रकृति का है, या ए ने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए दिया है कि विपक्षी को तंग किया जाए। किसको तंग किया जाए? बी को। तो उच्चतम न्यायालय ए के आवेदन को डिसमिस कर सकेगा और ए पर प्रतिकर लगा सकेगा। तो रकम याद रखें, अधिकतम कितना? 2000। और किसको दिलवा सकेगा? जो उस आवेदन का क्या किया था, विरोध। अब आइए तुरंत सीआरपीसी को कवर करिए, और सीआरपीसी की धारा में 406, अगर आपराधिक मामलों के अंतरण के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये एप्लीकेशन परेशान करने के लिए है, बहुत तुच्छ प्रकृति का है, कोई इसका मतलब नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट उस आपराधिक मामलों के अंतरण के आवेदन को खारिज करेगा और जो अंतरण के लिए एप्लीकेशन दिया था उस पर प्रतिकर लगा सकेगा। तो बताइए सिविल मामलों में कितना प्रतिकर? 2000। तो तुरंत क्रिमिनल में भी रट कर जाइएगा, कितना क्रिमिनल में? 1000। यानी कि कितना प्रतिकर लगा सकेगा? अब दो क्वेश्चन तैयार हो गए, सिविल में पूछे तो कितना? 2000। क्रिमिनल में ऐसा ही मामला आ जाए तो 1000। सिविल में कौन सी धारा सीपीसी की? 25। और क्रिमिनल में सीआरपीसी की कौन सी धारा? 400। ऐसे ही तैयार करिए, जल्दी तैयार होगा, और इससे अच्छा रहे, और इससे ये रहेगा कि आपका व्यापक नॉलेज भी होगा, एक साथ कई कानून भी तैयार होंगे। अब आइए इसी को आगे बढ़ाया जाए भाई। अब जहाँ जहाँ रकम है सीपीसी में, प्रयास ये करना रहता है कि रकम को तैयार करना पड़ता है। तो एक तो आपका 2000 ये हो गया रकम। इसके बाद धारा एक जगह लिख लीजिए अलग से भाई, कम से कम धारा 25, धारा 32, इसके बाद 95, कम से कम 3 धाराएं सीपीसी के अलग से लिखिए। इसमें रकम पूछी जाती है, कम से कम कुछ रकम तो लिखिए ताकि जो कंपटीशन में आता है। सेक्शन 25 में 2000 और कंपसेशन अलग से एक जगह लिख लीजिए। तो 25 में कितना है? 2000 प्रतिकर, जुर्माना नहीं, सतर्क रहना है, 2000 प्रतिकर। अगला लिखिए धारा 32 में 5000 जुर्माना लिखिएगा, एमपी में पूछा गया था, प्रतिकर ना लिख दीजिएगा, इसको कंपसेशन नहीं
फाइन अभी पूछा गया था, प्रतिकर की मुआवजा की क्षतिपूर्ति की जुर्माना, तो ये प्रतिकर नहीं लिखना है, यानी कि दंड स्वरूप दिया जाता है। तो आपका धारा 32 में कितना है रकम, और 95 में सबसे ज्यादा है 50,000। 95 में लिखिए 50,000। तो सबसे रकम प्रतिकर, 95 में प्रतिकर है भाई। हाँ 35 में है, खत्म कर दिया गया है कि है हो अभी। 35 से लिखिए भाई, 3,000 है ना। 35 में लिखिए 3,000 प्रतिकर। फिर एक बार पूरा देखिए तो, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है कि जुर्माना की प्रतिकर। फिर एक बार देखिए, आपका धारा 25 में 2,000 रट्टा मार कर जाना है, भले ना सभी समझ में आए। धारा प्रतिकर, धारा 32 में 5,000 अधिकतम रकम है, प्रतिकर नहीं जुर्माना। धारा 95 में 50,000 प्रतिकर, और धारा 35 में 3,000 प्रतिकर कंपसेशन। तो जुर्माना दंड का क्या होता है रूप, मुआवजा नहीं होता। जहां भी फाइन रहे इसका मतलब कि वह किस स्वरूप लगा है, दंड स्वरूप। अगला देखिए आपका आपका 25 भी हो गया। देखिए अब कल लिखवा जाएगा भाई, 5-10 मिनट बचा है, क्योंकि हाँ सोमवार से भाई शेड्यूल सही होगा, कल तक थोड़ा दिक्कत है। सोमवार से आपका क्लास 8 बजे चलेगा, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ रही है, तो आपका सुबह 8 बजे से क्लास चलेगा। सोमवार से सुबह 8 बजे से क्लास चलेगा, हाँ? तो 8:30 बजे कर दिया जाए। नहीं भाई, एक नियम, 8:30 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, होली बाद 8 बजे हो जाएगा। चलिए 2-3 दिन के लिए 8:30 कर दिया जाए, क्योंकि भाई अब तो मजबूरी में 10 बजे से चलाया जा रहा है, कोई शौक थोड़े है भाई, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि 12 बजे तक 11:30 बजे तक खाली हो जाए। इससे शाम वाला क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, 4:30 नहीं वो 5, 5:15 बज जा रहा है। तो आपका सोमवार से जो क्लास चलेगा 8:30 बजे, बीच में रहेगा, सही रहेगा भाई। देखिए आगे भाई आपका, इसके बाद आइए आगे, भूमिका छोटी छोटी धाराएं हैं। अब देखिए, अब जो आपका आएगा वाद दायर करना, अब देखिए ध्यान से, छोटी छोटी धाराएं हैं, निकाल ही दिया जाए 2-4 और धारा। देखिए आपका वादों का दायर किया जाना, 26 से भी क्वेश्चन आपका यूपीजे अंदर से पूछा है। आपका पहला क्वेश्चन ये बना है कि जो सूट फाइल, डिटेल में वाद पत्र और इत्यादि के बारे में भाई बताया जाएगा। आपका अभी शॉर्टकट में चल रहा है, धारावाही डिटेल में जब आर्डर पर हम आएंगे तो उसको बताएंगे, वाद हेतु क्या है, वाद क्या है, वाद पत्र क्या है। ये ना समझिए कि समाप्त हो गया इधर। तो अब मुकदमा दायर किया जाएगा, तो जब मुकदमा दायर करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, इत्यादि बातें थोड़ा गौर से माने समझिए। देखिए जब भी कोई सिविल वाद दायर करेंगे तो उसके लिए आपका सीपीसी की धारा 26 में सारवान प्रावधान या सिद्धांत या प्रिंसिपल दिया गया है, और वाद दायर करने की प्रक्रिया का उल्लेख आपका सीपीसी के आदेश 4 में दिया गया है, यानी कि आदेश 4 में। तो पहला क्वेश्चन कि वादों का दायर किया जाना के या मुकदमा फाइल किया जाना, इसके लिए जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वह आपका सेक्शन 26 में, और प्रोसीजर या प्रक्रिया कौन सा आदेश में दी गई है, 4। तो आपका इंटरव्यू में पूछा गया है कि जो वाद पत्र आप लेकर जाते हैं, वाद दायर करते हैं वाद पत्र के माध्यम से, तो किसको दिया जाता है। आपका क्या कोर्ट में डायरेक्ट जज साहब को दे देते हैं कॉपी, कि क्लर्क को। तो उस क्लर्क का नाम पूछा, मुंसरिम, भाई याद रखिए मुंसरिम कहा जाता है।
और वहीं अपना फाइल रखे रहेगा, रजिस्टर उस पर क्या करेगा, दर्ज। वैसे कहीं रोक टोक नहीं है, जज के ऑफिस में दे दीजिए, घर पर दे दीजिए, लेकिन जो जनरल रूल है वह क्या है कि एक क्लर्क बैठा है मुकदमे को देखने के लिए, उसको दीजिए। तो देखिए धारा 26, देखिए 2 लाइन के हैं। वादों का दायर किया जाना यानी कि संस्थित किया जाना। पहला खंड देखिए, हर वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए, यानी कि जैसा प्रेस्क्राइब्ड किया जाए, जैसा नियम बनाया जाए, दायर किया जाएगा। तो पहला प्री का क्वेश्चन, वाद कैसे दायर किया जाता है, तो वाद पत्र को क्या करके प्रस्तुत। अब वाद पत्र होता क्या है, इसमें क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए डिटेल में प्रावधान सीपीसी के आदेश 7 में मिलेगा। तो खाली छोड़ेंगे कि क्या लिखेंगे, तो आगे डिटेल में हम बताएंगे, आर्डर बताया जाएगा, ये नहीं कि समाप्त हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ये में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दूसरे खंड से बना है कि हर वाद पत्र में जो तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, शपथ पत्र द्वारा प्रूफ किए जाएंगे, साबित किए जाएंगे। अब देखिए यूपीजे का मॉडल कैसे बना है कि वाद पत्र में जो बातें लिखी गई हैं, जो वाद पत्र में जो तथ्य या फैक्ट या मामला लिखा गया है, उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, कैसे सिद्ध किया जाएगा, कैसे प्रमाणित किया जाएगा, या कैसे साबित किया जाएगा। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा, मौखिक साक्ष्य द्वारा, अनुश्रुत साक्ष्य द्वारा और शपथ पत्र द्वारा। क्या मार कराएंगे, एफिडेविट द्वारा मौखिक, और यहाँ दस्तावेजी ना मार दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। फिर मैं बताऊं, जो बातें किसी वाद पत्र में वादी ने लिखी हैं, उन बातों को कैसे वह साबित करेगा, क्या क्या करके, एफिडेविट लगाकर, यानी कि शपथ पत्र। शपथ पत्र मारकर आना है, मौखिक का दस्तावेजी यहाँ नहीं, वो आगे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या मारना है, एक लाइन दिमाग में बैठा लेना है, एफिडेविट या शपथ पत्र। अब अगला क्वेश्चन, वाद पत्र भले इसमें न दिया हो, लेकिन अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वाद पत्र कम से कम कितनी प्रतियों में दायर किया जाएगा, 2। 1 2 3 4 यही देगा, तो कम से कम कितनी, 2। और 2 प्रतियों में नहीं है तो वाद क्या हो जाएगा, डिसमिस। कहा जाएगा कि आप दायर करें, नहीं तो समय दिया जाएगा, वो आगे बताया जाएगा। फिर अब अगला कॉन्सेप्ट बनाइए भाई। अब ए ने बी के खिलाफ वाद दायर कर दिया तो नेचुरल जस्टिस का पहले पालन कराइए। नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय या आपका नेचुरल जस्टिस क्या कहता है। नेचुरल जस्टिस का पहला नियम हम बता रहे हैं, आडी अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या करो, सुनो। तो बताइए इसमें कौन मुकदमा दायर किया है, ए, और किसके खिलाफ किया है, बी। तो ए प्लेंटिफ या वादी और बी डिफेंडेंट या प्रतिवादी। तो जब वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है तो पहला नियम ये आगे ये बढ़ना है कि भाई न्यायालय प्रतिवादी को बुलाए और बुलाकर प्रतिवादी की भी बातें सुने और तब कोई फैसला सुनाए, क्योंकि केवल वादी की बातें सुनकर फैसला न सुनाए, क्योंकि जो नेचुरल जस्टिस कहता है, प्राकृतिक न्याय, कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए, सुना। शाम वाले पीरियड में सीआरपीसी में भी यही बताना है, यानी कि सीआरपीसी में भी यही बताना है, आज यहीं से शुरुआत भी करना है कि सीआरपीसी की धारा 273 ये बताती हैं कि अभियुक्त जब हाजिर रहेगा
तभी उसके खिलाफ साक्ष्य लिया जाए। वो बताना है शाम वाले पीरियड में आज। फिर इसको समझिए। तो अब बी को बुलाना है तो कैसे बुलाया जाएगा, सतर्क रहना है कंसेप्ट पर। तो बी के नाम समन जारी होगा। समन का मतलब कॉल लेटर या बुलावा पत्र। तो बी के नाम समन जारी होगा। तो समन के बारे में जो प्रिंसिपल हैं, धारा 27, धारा 28 और धारा 29, और इसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है वह आदेश आपका 5 में दिया गया है। यानी कि कहाँ दिया गया है, 5। यानी कि समन जारी किया जाएगा प्रतिवादी के खिलाफ आदि धारा 27, 28 और 29। और समन कैसे तामील होगा, उसकी कैसे सर्विस होगी, कैसे रिसीव भी को कराया जाएगा, इसके लिए प्रोसीजर किस आपके ऑर्डर में दिया है, 5। 5 से एक क्वेश्चन बनता है। इस बार जो आपका क्वेश्चन बना था दस्ती तामील, जो यूपीजे में बना था, दस्ती तामील का प्रावधान आदेश 5 के नियम 9A में है। दस्ती तामील का मतलब ये हुआ कि न्यायालय वादी को ही समन दे दे और वादी जाकर हाथों हाथ किसको समन दे दे, बी को, वहीं हाथों हाथ रिसीव करा दे, लेकिन बी ए से लेने के लिए बाध्य नहीं है। दस्ती समन का मतलब समझिए, ए को ही समन दे दिया गया कोर्ट द्वारा कि किसको जाकर रिसीव कराओ, बी को। तो इसको क्या कहा जाएगा, दस्ती तामील। और कहाँ दिया गया है भाई, यूपीजे में आया था 2018 में। तो आदेश 5 के नियम 9A। उत्तराखंड जो लोग जा रहे हैं, आदेश 5 का नियम 30 याद रखिएगा। अगर आपका सम्मानित व्यक्ति हैं तो आपका समन न जारी करके क्या जारी होगा, देखिए एक बार खुद ही देखिए भाई, तभी याद रहेगा। पिछली बार रिपीटेड। आदेश 5 का रूल 30 आप खुद बताइए तब सही रहेगा। एक बार बता देंगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट नहीं, आपका लेटर यानी कि पत्र। और 99% लोग आपका मारे थे अनुरोध पत्र, अनुरोध पत्र नहीं, आपका लेटर या पत्र। यानी कि सम्मानित व्यक्ति हैं तो क्या जारी किया जाए, समन नहीं, पत्र, अनुरोध पत्र नहीं। हाँ भाई, यही पॉइंट उसको अंडरलाइन करिए। देखिए अब समन जारी करा दिया जाए 2 मिनट में। तो समन मान लीजिए न्यायालय ने बी के खिलाफ समन जारी किया, तो धारा जरूर याद रखिए। अगर बी उसी न्यायालय की अधिकारता में है तो 27, और उसी राज्य में है लेकिन आप नहीं, दूसरे राज्य में है तो 28, और विदेश में है तो 29। उस राज्य में है बी, तब कौन सी धारा, 27। और एमपी में मान लीजिए प्रयागराज का न्यायालय जारी कर रहा है और बी एमपी में है, तब कौन सी धारा, और इंग्लैंड में है तो 29। तो उसी राज्य, बाहरी राज्य और क्या, विदेश, 3 पहले रटना है। अब समन का उद्देश्य प्री में पूछा जाता है, गलत ना हो, कि समन का क्या उद्देश्य है, पर्पज क्या है। तो 2 उद्देश्य धारा 27 में लिखा गया है। अब 27 निकालिए भाई। आपका देखिए, प्रतिवादियों को समन, जहां कोई वाद सम्यक रूप से दायर किया जा चुका है वहां उपसंजात होने, नए लोगों को न आए तो लिख लीजिए उपस्थित होने, उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए। तो फिर एक बार बताइए तो समन का उद्देश्य क्या होता है। तो 2 उद्देश्य बेयर एक्ट में दिया गया है, कौन कौन है। पहला उद्देश्य क्या है, प्रतिवादी क्या हो, हाजिर माने उपसंजात हो। दूसरा क्या है, वादी के दावे का क्या दे, जवाब, उत्तर मतलब क्या। तो फिर एक बार याद रखें, समन का उद्देश्य क्या होता है, प्रतिवादी को हाजिर कराना, प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे का उत्तर देना,
दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। भाई सतर्क रहे, पूछा जा चुका है ये भी। अगला शब्द देखिए, निकाल सकेगा। अब बताइए सकेगा बाध्य है कि विवेकाधिकार? क्योंकि कुछ दशाओं में समझ निकालने से क्या कर सकता है, अब बताया जाएगा वो आगे कब समझ निकालने से इनकार कर दे। देखिए, ए मुकदमा दायर किया, बी कोर्ट में हाजिर है और बी ने ए के मुकदमे को स्वीकार कर लिया, तो समझ किस बात का? जब आप सामने खड़े हैं और ए के मुकदमे को क्या कर रहे हैं, तो समझ निकालना बाध्यकारी कुछ दशाओं में। देखिए एक शब्द और है तब आपका, और उसकी तामील विहित रीत से उस दिन जो वाद दायर करने की तिथि से 30 दिन से अधिक न हो की जा सकेगी, तो तामील आपका आगे पढ़ाया जाएगा। तामील के लिए समय कितना है ये भी आपका पूछा जाता है, मैंने बी पर रिसीव कितने दिनों में कराया जाएगा, तो भाई आपका ऑर्डर 5 वीक